हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दाफिरी एकेडमी में। और हमने अपना पहला चैप्टर पढ़ लिया था जो था हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि द्रव की प्रकृति क्या होती है, द्रव कितने प्रकार का होता है और द्रव को किन किन भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने तत्व पढ़ा, यौगिक पढ़ा, शुद्ध पदार्थ पढ़ा और मिश्रण पढ़ा। अब चीज़ें आती हैं कि ये द्रव तो हमारे संसार में उपलब्ध है, अलग अलग फॉर्म्स में उपलब्ध है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है, लेकिन ये जो द्रव है वो किस प्रकार से दूसरे पदार्थों से क्रिया करता है, किस तरह से ये रासायनिक संयोग करता है और नए पदार्थ बनाता है, नए मिश्रण बनाता है। ठीक, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि जब एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग करता है तो यौगिक बनाता है, या फिर जब ऐसे पदार्थ जो कि किसी भी अनुपात में मिल जाएं और अपने गुणों को प्रदर्शित करें तो मिश्रण बनाते हैं। लेकिन अब इनका जो रासायनिक संयोग होता है ये किस नियम पर आधारित होता है, ऐसे कौन से नियम हैं जो कि फॉलो करना पड़ते हैं तत्वों को, जिससे कि रासायनिक संयोग की प्रक्रिया है जो अच्छे से चल सके और जिससे हम वर्णित कर सकें कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तो उन्हें समझने के लिए कुछ बेसिक नियम हैं। और सबसे पहला नियम जो है वो है रासायनिक संयोग का नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था वो लेवोसियर ने दिया था और इसके अनुसार, जैसे कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है, द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहेगा। इसे हम सिंपल फॉर्म में इस तरह से बोल सकते हैं, चाहे हमारा पदार्थों का भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, जो द्रव्यमान होगा वो हमारा संरक्षित रहेगा। ये सिंपल सी डिफिनेशन है। या फिर हम कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारी पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात मान लीजिए हमने कोई पदार्थ लिया और उस पदार्थ को हमने रिएक्शन करा दी और रिएक्शन के बाद हमें कोई नया पदार्थ मिला, तो जो नया पदार्थ है उसका द्रव्यमान भी बराबर होगा और जो हमारा शुरू का पदार्थ था उसका भी द्रव्यमान बराबर होगा। यानी कि जो हमारा अभिकारक था जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, तो उत्पाद का जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, वो भी बराबर होगा और हमारा अभिकारक का पदार्थ भी बराबर होगा, पदार्थ का द्रव्यमान बराबर होगा। अब हम इसे दूसरे फॉर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारा द्रव्यमान बराबर रह रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा द्रव्यमान नया उत्पन्न हो जा रहा है या हमारा द्रव्यमान कम हो जा रहा है। तो हम इसी रूल को दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। अर्थात जो द्रव्य है वो संरक्षित रहता है, लेकिन जो पदार्थ की फॉर्म है उसका रूप जो है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन का द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस प्रकार से लागू रहता है। जैसे हमारे पास पानी है, पानी में हमने चीनी मिला दी, मेरे पास 100 ग्राम पानी है या फिर 100 ml पानी है, उसमें मैंने 50 ग्राम चीनी मिला दी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि जो हमारे पास शरबत बनेगा उसका टोटल द्रव्यमान कितना होगा, 150 ग्राम। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि भौतिक परिवर्तनों में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अब हम समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तनों में किस तरह से द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार की जो एक इक्वेशन है उसे देख लेते हैं। ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, और जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यह हमारा अभिकारक पदार्थ था और इससे जो दो प्रकार के उत्पाद मिले, उनका जो द्रव्यमान है वो बराबर है। मतलब कि इसमें ना तो कोई द्रव्यमान उत्पन्न हुआ और ना ही कोई द्रव्यमान नष्ट हुआ, मतलब हमारा द्रव्यमान जो है संरक्षित रहा। यहाँ पर जो Ca है उसका जो द्रव्यमान होता है, एक परमाणु का भार वो 40 होता है, कार्बन के एक परमाणु का भार 12 और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 होता है। तो 16 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ से, और इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 100 ग्राम आएगा। अब ये जो 100 ग्राम है ये दाहिने हाथ पर भी 100 ग्राम होना चाहिए। इसे चेक कर लेते हैं। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 और इन दोनों को मिलाकर के हो गया 56। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का 32 हो गया, और यहाँ से जब 12 और 32 को जोड़ेंगे तो आ गई 44, और 56 और 44 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100। अर्थात इसका मतलब ये है कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों के बाद हमारा जो द्रव्यमान है ना ही उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा। स्टूडेंट्स, अब हम रासायनिक संयोग के नियम में अगला नियम पढ़ते हैं जो कि सेकंड नियम है, और सेकंड नियम है स्थिर अनुपात का नियम।
जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, इसमें स्थिर अनुपात रहेगा। अब स्थिर अनुपात किसका रहेगा, क्योंकि रासायनिक संयोग से हमारे क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। ठीक, तो यौगिकों का स्थिर अनुपात का नियम रहेगा इसमें। अब जो दो पदार्थ होते हैं या फिर दो तत्व होते हैं, जब आपस में संयोग करते हैं, आपस में संयोग करने के बाद एक पदार्थ के द्रव्यमान का दूसरे पदार्थ के द्रव्यमान के साथ कितना संयोजन होता है, उसके अनुपात के बारे में इसमें बात की गई है। ये जो नियम था वो प्राउस्ट ने दिया था, और प्राउस्ट जो थे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ये नियम दिया गया था 1799 में, और उन्होंने इस नियम में क्या बताया उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों ना किया गया हो, सदैव भारानुसार एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि कोई भी यौगिक होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, भले ही वो हमने लैब में बनाया हो या फिर वो हमें प्रकृति से मिला हो, उसके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी तत्व होते हैं, जो उनका संयोग होता है वो भार अनुसार क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। मान लीजिए जैसे कि मेरे पास जल है, जल मैं चाहे लैब में बना लूँ, चाहे मैं तालाब से ले लूँ, या फिर मैं समुद्र से ले लूँ, या फिर नलका ले लूँ। ठीक, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जो कि हमारा जल का सूत्र है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जो अनुपात होगा वो हमेशा ही स्थिर होगा, चाहे उसका जो जल का स्रोत है वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक, ये सिंपल सी डेफिनेशन है स्थिर अनुपात के नियम की। या फिर हम सिंपल दूसरी भाषा में हम किस प्रकार से इस नियम को समझ सकते हैं उसको देख लेते हैं। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। एक लाइन की छोटी सी डेफिनेशन। ठीक, काफ़ी बार ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। ठीक, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि स्थिर अनुपात का नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, तो वहाँ पर आपको प्राउस्ट लगाना होगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम काम कैसे करता है। ठीक, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बना। ठीक, अब यहाँ पर जो जल बनेगा हमारा, उसका सूत्र हो गया H2O। अब इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक दूसरे के साथ संयोग हो रहा है, इनके द्रव्यमानों में क्या होगा, एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, और यहाँ पर हमारे पास परमाणु है 2, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। और इसका अगर हम सरल अनुपात निकालें तो वो हो जाएगा हमारा 1:8। अर्थात जो प्राउस्ट का नियम है वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो जल का अनुपात होगा, जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो हमेशा ही 1:8 रहेगा। या फिर हम कोई दूसरा यौगिक ले लें, जैसे जो प्राउस्ट थे उन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो क्यूप्रिक कार्बोनेट पे किया था, और उन्होंने देखा कि जो लैब में क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाया गया है उसके जो अवयवी कण हैं उसमें भी सेम अनुपात है, और ऐसे ही जो इन्होंने प्राकृतिक क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया उसमें भी हमारा सेम अनुपात मिला। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो यौगिक होते हैं हमेशा ही एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं।